गदर पिक्चर कंप्लीट हो गई, 50 ट्रायल हुए उसके, पिक्चर बिकी नहीं। कहाँ-कहाँ से उधार ले लेके पैसों का इंतज़ाम किया, कैसे-कैसे किया, किसी को समझ ही नहीं आ रही। मैंने कैसे भी हाथ-पैर जोड़-जाड़ के कैसे भी करके 60 करोड़ में हमने पिक्चर बनाई, जो कि 800 करोड़ का जिसने बिज़नेस किया। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप और आज सक्सेस स्टोरी में अजीमो शान शाहकार अनिल शर्मा जी की कहानी, ऐसी कहानी जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री पर ऐसी इबारत लिख दी है जिसको हर कोई अब इंस्पिरेशन के तौर पर लेता है। अनिल जी, कैसे जी, हैं आप? नमस्कार, नमस्कार। बस बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू वेरी मच आशीष। और ऑडियंस को भी बस अजीमो शान शाहकार, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई मुग़ल आज़म की कमेंट्री कर रहे हो। मुगले आजम से याद आया मुझे कि आप जब गदर बना रहे थे और आनंद बख्शी ने तभी बोल दिया था कि मुगले आजम बना रहे हो तुम। हाँ, ये याद बोला आया था, आपको? हाँ, बिल्कुल याद है। बख्शी साहब ने जब कहानी सुनी थी, तो उनकी आँखें, गदर एक प्रेम कथा में एकदम 3-4 दफ़े बाथरूम गए। मैंने कहा, "क्यों जा रहे हो?" बोले, आँसू आ जाते हैं तो पोंछने जाता हूँ।" तो सामने रोता हँस मज़ाक में बोले, तो बोले, "क्या लगी?" बोले, "ये अनिल शर्मा तूने मुग़ल आज़म बना दी लिख दी है।" मैंने कहा, ये तो ईश्वर जाने सर, पर कोशिश तो की है। हम फ़ैन हैं मुग़ल आज़म के। मुग़ल आज़म बहुत बड़ी है, अगर उसका तमाम 10% भी हम ले आए, तो हम सोचेंगे हमारी सक्सेस हो गई। और मुझे याद है कि पहले आपने वो गदर के पहले जो इस कहानी को सोचा था वो कश्मीर के ऊपर एक लव स्टोरी थी और वो दिलीप साहब और धर्मेंद्र जी के साथ में आपने सोचा था और कहानी कहाँ शुरू हुई और कैसे वो गदर में कन्वर्ट हुई और आज उसका हम उसके सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके पार्ट 2 को और पार्ट 3 भी आप बहुत जल्दी लेके ही आएंगे, मुझे ये मालूम है। शुरुआत से मुझे बताइए कि जब आपने सोचा था और दिलीप साहब और धर्मेंद्र जी के साथ में ये करना चाह रहे थे, उसकी कहानी क्या है? देखिए क्या था, मैं एक कश्मीर करके एक फ़िल्म प्लान की थी मैंने, क्योंकि उन दिनों पंडितों का पलायन हुआ था। वो बहुत ही दुखद स्थिति थी। और तो उस वक़्त मैंने सोचा कि क्या करें? तो उस पे मैं एक फ़िल्म बना रहा था, तो एक रामदीन करके कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया था, जो मैं दिलीप कुमार साहब को करना चाहता था, जो शिकारा चलाता है, ये वो सब वहाँ का। पंडित कैरेक्टर था। राम भी था उसमें, दीन भी था, कश्मीर में इस तरह के नाम होते हैं, पंडित रामदीन। और दिलीप साहब को सुनाया। और धर्म जी का सोचा था, वो आर्मी ऑफिसर है वहाँ पे, जो आर्मी आई है, क्योंकि उन दिनों नई नई आर्मी आती थी, आती थी कश्मीर में, और आर्मी का और लोकल का काफ़ी कॉन्फ्रंटेशन, ये वो सब कुछ हुआ था। ये बात है 90s की बात है, 97 के आसपास की। 97-98 के आसपास की बात है। तो बनाई कहानी, तो दिलीप साहब को वो कहानी बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इतनी वो, अच्छी लगी कि वो एक्ट करके आपको हाँ, बताते थे बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल। क्या करूँगा? हाँ, बिल्कुल एक्ट करके बताते थे, सामने खड़े हो जाते थे। आधा मैंने तो मतलब इतना सौभाग्यशाली हूँ कि दिलीप कुमार को अपनी आँखों के सामने परफ़ॉर्म करते देखा। एक दुःख है कि पिक्चर उनके साथ कर नहीं पाया, करता तो मज़ा आ जाता था, बड़ा मज़ा आ जाता था। लेकिन उसी फ़िल्म के सब्जेक्ट में मुझे एक सेकंड हाफ़ में मुझे एक सब प्लॉट चाहिए था। कश्मीर का लड़का और पाकिस्तान की पाकिस्तान की लड़की। लड़की। शक्तिमान जी को मैंने कहा, यार एक सब प्लॉट लेके आओ। शक्तिमान जी गुणी ज्ञानी राइटर हैं, तो वो एक सब प्लॉट लाए। वो सब प्लॉट इतना अच्छा था कि मैं अपने कमरे में घूमने लगा। मैंने कहा, सर ये तो रामायण है, ये तो पूरी फिल्म बन सकती है। बोले, हाँ पूरी फिल्म बन सकती है। मेरा मन ऐसा हो गया कि एक एज ए डायरेक्टर मैं इतना ओवर एक्साइट हो गया। मैंने कहा, ये तो भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन सकती है। मैं जितना सोच रहा हूँ, मेरे मन में उतना ही ज़्यादा गहराई आती चली जा रही है उस कहानी के प्रति। और चूँकि मैं लव स्टोरी बनाने से हमेशा चाहता हूँ, मैं राज कपूर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा, यश चोपड़ा जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा, गॉन विद द विंड, साउंड ऑफ म्यूज़िक जैसी पिक्चरें, एक दूजे के लिए जैसी पिक्चरें, बॉबी जैसी, संगम जैसी, सब पिक्चरें मेरी फेवरेट पिक्चर रही। तो अब आदमी, वो उसमें लव स्टोरी थी, तो मेरा हृदय तो ऐसे स्पंदन करने लगा कि आज भी कभी जब भी मैं लव स्टोरी बनाऊँगा, तो मुझे लगता है मेरी लाइफ़ की वो बेस्ट फ़िल्म होगी। तो ऐसा स्पंदन करने लगा। तो मैंने सोचा कि ये दिलीप साहब वाली जो पिक्चर है बाद में बनाता हूँ। मैं दिलीप साहब के पास गया, ये जो सब प्लॉट है ये अपने आप में मुकम्मल कहानी है, मुकम्मल है, तो मैं गया। रामायण है। मैंने कहा, सर एज़ ए डायरेक्टर, मैंने कहा ये तो शक्ति जी को बोला, मैं तो रामायण है ये तो। मैं गया,
मैंने कहा सर एक एक पिक्चर इसमें एक सब प्लॉट में कर रहा था, एक कहानी बनी है, वो कहानी मैं सर ऐसे पूरी फिल्म बनाना चाहता हूँ, अभी मेरा डायरेक्टर मन उधर है। तो बोले डाले कोई बात नहीं, उधर कर ले, ये बाद में कर लेते हैं, ऐसा क्या, जहाँ डायरेक्टर का मन हो वो करना चाहिए, वही तो बढ़िया होगी। इसमें मैंने कहा सर मन इसमें भी है, मन इसमें तो बहुत ज़्यादा है, आपके साथ करना है, मगर ये पता नहीं अभी ये दिमाग से निकल नहीं रहा, ये लग रहा है कि यही मुझे बनानी है। बोले यही बना दो। और मैंने वो फिल्म शुरू कर दी, गदर एक प्रेम कथा, उस पर काम शुरू कर दिया। अफसोस यही रहा कि दिलीप साहब के साथ काम नहीं हो सका, होता तो और बहुत मज़ेदार। और गाने भी जब बना रहे थे आप तो ये बड़ी, क्योंकि उसका जो म्यूज़िक है आज भी जब हम गदर 2 देखते हैं तो जो पुरानी फिल्म थी गदर पार्ट 1, उसके गानों को, वो नॉस्टैल्जिया आज हर कोई वो सेलिब्रेट करता है, और वो गाने ऐसे थे, वो कालजयी हैं, अमर हैं। पहला वो जो उड़ जा उड़ जा काले काले कावां कावां, जो दूसरा था, मैं निकला। जिसके लिए आनंद बख्शी साहब ने आपको तभी सुन के, वो धुन सुन के और उसके बाद कहानी जब सुनी और बोला कि मुगले आजम बना रहे हो, लेकिन आपको वो धुन नहीं समझ में आ रही थी उत्तम सिंह जी की, क्योंकि उन्होंने जो डमी वर्ड्स के साथ बनाए थे वो आपको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन भाभी ने बोल दिया था कि ये गाना बहुत बड़ा हिट होगा। वो कहानी क्या है? ऐसा था कि उत्तम जी को हमने साइन किया, गदर के लिए उनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता था। उत्तम जी के साथ मैंने पहले भी काम किया था, वो आर डी बर्मन के ग्रुप में थे, मैं आशा जी के बेटे के साथ काम करता था, तो उनके अरेंजर वही हुआ करते थे, भोसले साहब के, हेमंत भोसले जी के। तो मेरा बहुत अच्छा रिश्ता भी था, तो उनको कहानी सुनाई, बहुत उनको कहानी बहुत दिल में छुप गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने ये धुन बनाई, कुछ डमी वर्डिंग्स बनाए, और मगर मुझे वो समझ नहीं आ रहे थे। मैं कैसेट लेके घर आया, वाइफ को सुनाया, वाइफ ने बोला ये धुन को छोड़ना मत। मैंने कहा यार तुम ब्याह करके अभी कलकत्ता से आई हो मेरे से, और तुमको कुछ बम्बे क्या जानती हो, तुम फिल्म लाइन क्या जानती हो, ऐसे ही मियाँ ऐसे ही बोल देता बीबी को, और क्या है। वो हंस गई, बोले नहीं मैं बोल रही, अच्छा उन्होंने खुद क्लासिकल सीखा हुआ है, वो खुद बहुत अच्छी सिंगर है, और बोले इस धुन को छोड़ना मत, मुझे म्यूज़िक मालूम है, फिल्म लाइन मालूम है या नहीं मालूम है, म्यूज़िक मालूम है, माई वाइफ टोल्ड मी दिस, ये धुन को मत छोड़ना। वो 1 महीने तक पड़ी रही। उत्तम जी दूसरी धुन बनाए, वो नहीं जमे, तीसरी बनाए, वो नहीं जमे, चौथी बनाए, वो नहीं जमे, कोई धुन जमी नहीं रही थी। फिर उन्होंने बोला बख्शी साहब आ जाएंगे, बख्शी साहब विदेश गए हुए थे, आएंगे तो हम उनको सुनाएंगे। बख्शी साहब के पास मैं गया, अब उत्तम जी गए, हारमोनियम लेके गए उत्तम जी, बख्शी साहब के घर पे ही सेटिंग होती थी। तो बख्शी साहब मुझे बोलते हैं कि मैंने बख्शी साहब को जो बोला, मैंने कहा सर इन्होंने एक धुन बनाई है, 1 महीने से बोल रहे हैं वही धुन ले लो, और मेरी वाइफ भी बोल रही है वही धुन ले लो, कि मुझे नहीं समझ आ रही है। तो अनिल शर्मा पहले तू अपनी कहानी सुना, फिर मैं बताता हूँ। तो मैंने कहानी सुनाई, कहानी सुनने के बाद उन्होंने धुन सुनी, तो मुझे बोलते हैं अनिल शर्मा जैसे तेरी फिल्म मुगले आज़म है, ये गाना भी मुगले आज़म का ही गाना है, तू कल, अब तू जा, कल 4 बजे आ मेरे पास, मैं तेरे को देता हूँ इस गाने को। मैं 4 बजे पहुँचा, मैं उत्तम जी, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एक गाना सुनाया, एक मुखड़ा सुनाया। बोले वो क्या है, मुस्कुराते, हमेशा हमेशा शरारत और सरकाज़ में बात करते थे मज़े लेके, बहुत बहुत ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल था बख्शी साहब का। तो बोले वो क्या है ना, डायरेक्टर को एक मुखड़ा सुनाओ तो उसको लगता है कि उसने काम नहीं किया राइटर ने, तो जब तक 3-4 मुखड़े नहीं सुनाओ तो डायरेक्टर को लगता नहीं उसने काम किया है। तो पहला मुखड़ा ये सुन, दूसरा मुखड़ा फिर एक सुनाया, दोनों बहुत अच्छी थी। फिर बोले लेकिन जो मुखड़ा होना चाहिए वो मैं सुना रहा हूँ तेरे को। फिर ये सुनाया उड़ जा काले कावां, ये वो घर आ जा परदेसी, अरे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या है, उत्तम बना गा इसको। उत्तम जी ने गाया, मैं तो कमाल हो गया। उस मुखड़े उस इस मुखड़े के उन्होंने 16 अंतरे लिखे हुए थे। बख्शी साहब जानते थे कि यही अंतरा लगेगा, यही मुखड़ा लगेगा, और उन्होंने सबसे पहले मुझे सुनाना शुरू किया कि जहाँ, बोले जहाँ पे बच्चा बजा रहा है ना सारंगी, वहाँ से सुनाता हूँ, वहाँ से सुन। हर सिचुएशन का अंतरा उनके पास रेडी था, और 16 अंतरे लिख के मुझे दे दिए कि ये ले भाई। ऐसे थे आनंद बख्श। और जब इतिहास बनने होते हैं तो ऐसा होता है कि सारी तरफ से कायनात आपकी हेल्प करने लगती है। वही हुआ, ईश्वर भी हेल्प कर रहा था, क्रिएटिविटी भी हेल्प कर रही थी, हालात भी हेल्प कर रहे थे, चीज़ें होती चली।
लेकिन जब फिल्म बना रहे थे आप, तो लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को ये समझ में आ रहा था कि क्या आप बनाने जा रहे हो? क्योंकि आनंद जी तो लेजेंड थे, उन्होंने पहले ही उनकी दूरदर्शिता से ये बता दिया कि मुगले आजम आप बना रहे आनंद जी ने बोला, और ये बात मुझे जेपी सिंघल साहब ने बोली, जो उन दिनों डिज़ाइनें बनाया करते थे। वो पागल हो गए थे। तो इंडस्ट्री में किसी को नहीं लगता था। इंडस्ट्री में गदर 2 में भी किसी को नहीं लगा। इंडस्ट्री में तो लगता ही नहीं है। इंडस्ट्री तो हमारी बहुत मज़ेदार है, या सब संशय में ही रहते हैं। नहीं, मैं ये समझ जा रहा हूँ कि ये ना आपका एक पैशन है, ये शुरुआत, क्योंकि अभी मैं सक्सेस स्टोरी की बात करूंगा, बचपन से भी आऊंगा, लेकिन ये जो आपका पैशन है और जिस कन्विक्शन और पैशन के साथ आपने ये फिल्म की कहानी, एक एक चीज़ उसका, मतलब वो आपका एक बेबी की तरह था उस समय। इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि आप बता ही रहे हो किस तरीके, लेकिन दो लोगों ने आपको जो रिएक्शन दिए, इसके अलावा जो रिएक्शंस थे इंडस्ट्री के, वो क्या थे, वो बताइए। भाई जब गदर पिक्चर कंप्लीट हो गई, 50 ट्रायल हुए उसके, पिक्चर बिकी नहीं, बिक नहीं रही थी। डिस्ट्रीब्यूटर बाई नहीं कर रहे थे। लोगों को लग रहा था पंजाबी फिल्म है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इसको हिंदी में डब करो। कई लोगों ने, एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था, वो मेरा बड़ा प्रिय मित्र था, अच्छा रहा नहीं दुनिया में, और बाद में उस बेचारे को बड़ा अफसोस भी हुआ। उसने सनी की दिल की रिलीज़ की थी, उसमें बहुत नुकसान हो गया था। उसने ये फिल्म गदर मेरे कहने पे पहले दिन खरीद ली थी इंदौर के लिए। 5 लाख रुपया टोकन भी दे दिया था। पूरी फिल्म के दौरान उसने एक पैसा नहीं दिया। तो मैंने जी को बोला, भाई मेरा दोस्त है, रहने दो, रिलीज़ पे देगा, इसका बड़ा नुकसान हो गया। रिलीज़ के से 1-2 महीने पहले उसने पूरी पिक्चर देखी, 100 आदमियों के साथ आया, डिम्पल में पिक्चर थी। और उन लोगों का सिंधी ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था। वो सब जब पिक्चर देखने आए, वो पहला ट्रायल था गदर का, 9 से 12, 9 बजे आने वाले लोग, कोई 10 आया, कोई 11 आया, कोई दारू में आया, कोई इसमें आया, कोई उसमें आया। फिल्म लाइन में तो ऐसा उस सब की तरह होता है ट्रायल। तो 2 बजे ट्रायल खत्म, तो मैं तो चला गया जल्दी। 2 बजे ट्रायल खत्म, तो मैंने कहा रात को उसका फ़ोन आएगा, उसका फ़ोन नहीं आया। दूसरे दिन 2 बजे मैंने उसको फ़ोन किया, भाई साहब क्या हुआ? तो वो आया, मैं अभी आ रहा हूँ। 3 बजे वो आए, खाना खाओगे? बोले नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, मैं आ रहा हूँ। 3 बजे आया और बोलता है कि भाई आपने ये पिक्चर क्यों बनाई है? सनी देओल को तुमने सारंगी दे दी, उसको बंदूक देनी चाहिए थी, ये देना चाहिए था। मैंने कहा औरतों को कैसे लगी? बोले किसी को अच्छी नहीं लगी, मेरे 100 लोगों में किसी को अच्छी नहीं लगी। अगर ये आधे प्राइस में पिक्चर मिलती हो तो मैं ले लूँगा, नहीं तो मेरा 5 वापस करवा दो। पर ये पिक्चर आज, बोले आज ज़माना है, विदेशों में फिल्मों की शूटिंग होती है, आपने कहा धूल धक्कड़ में पिक्चर बना दी, क्राउड पार्टीशन, कौन देखेगा? किसको इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ज़माना मॉडर्न है। आज भी यही बोलते हैं आज का ज़माना है, बोले पुराने ज़माने की फिल्म है। मैंने कहा कौन से? अरे मेरे पुराने ज़माने की फिल्में, आजकल 90% फिल्में स्विट्ज़रलैंड में इधर उधर शूट हो रही हैं, टोटल ग्लॉस होता है, इसमें तो कोई ग्लॉस है ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, उसको हमने फिर 5 लाख वापस दिए। तो ये पहले ट्रायल का ये पहला इम्पैक्ट था। ऐसा ही मेरे जीवन में इम्पैक्ट था, हुकूमत पिक्चर बनाई थी मैंने, 100 ट्रायल हुए थे, 100 बिकी नहीं। बाद में बॉम्बे और दिल्ली हमें खुद रिलीज़ करनी पड़ी, कहाँ कहाँ से उधार ले लेके पैसों का इंतज़ाम किया, कैसे कैसे किया, किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। एक मिनरवा का ब्लैक वाला था, उसको समझ आ रही थी। तो क्या करें? अगर ऐसा है तो आप बताओ ना, कोई सोच सकता था कि यहाँ किसी को, यहाँ सिर्फ लोग, हम इंडस्ट्री का एक और स्पेशली जब से कॉरपोरेट आ गए, एक बड़ा ही दुखद स्थिति हो गई। इनको सिर्फ नंबर्स दिखते हैं एक्टर के नाम पे। जिस एक्टर की दुकान चल रही है उनको लगता है कि वही सेलेबल है और वही पिक्चर चले, बल्कि ऐसा नहीं है। और खासकर अगर पिछली फिल्म ना चली हो, जैसे गदर जब आप बना रहे थे, तो महाराजा की महाराजा कलेक्शन नहीं, बहुत वही अच्छी ना, नहीं तो थी। आपकी पिक्चर अगर नहीं चले, या महाराजा भी एवरेज गई थी, ऐसा कोई, मेरी किसी पिक्चर में नुकसान नहीं हुआ तभी तक। पिक्चर या तो हिट हुई थी या एवरेज हुई थी। एवरेज थी। 7 फिल्में लगातार हिट हुई, श्रद्धांजलि से लेके माँ तक। तो लेकिन फिर भी इनको क्या, इनको सिर्फ एक्टर के ऊपर भरोसा होता है। सनी देओल साहब का मार्केट थोड़ा सा डाउन था, थोड़ी सी चीज़ें थी, इनको लगता था कहाँ होगी, और ये पुराने ज़माने टाइप की पिक्चर बना दी। तो इंडस्ट्री कुछ अलग तरह से सोचती है, और आज भी ऐसे ही चल रहा है। आज भी जो फिल्में हिट हो रही हैं, अब सोच सकता था महाअवतार को इतनी बड़ी हिट हो जाएगी पिक्चर? कोई सोच सकता था? नहीं।
कोई सोचा ही नहीं जा सकता। लेकिन महावता नरसिम्हा जैसे कैसे चल गई, सियारा कैसे चल गई, कोई सोच सकता था नए लड़के के साथ 300-400 करोड़ कर जाएगी, लेकिन इंडस्ट्री ऐसा नहीं सोचती। इंडस्ट्री वो एक भेड़ इंडस्ट्री चाल में सोचती है चलती। कि भाई ये आदमी हिट है, इस आदमी का बिक रहा है, ये आदमी बस इसके। और अब बेवकूफ़ियाँ शुरू हो गई हैं कि इंस्टा नंबर्स कितने हैं, फॉलोअर कितने। अरे फॉलोअर जितने फॉलोअर इन एक्टरों के हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 45 मिलियन, अगर उसमें से 10% भी आ जाए तो पिक्चर हिट हो जाए। इंस्टा फॉलोअर्स आपके थिएटर में आते नहीं है। आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, ट्विटर के फॉलोअर आते नहीं, एक्स के फॉलोअर वहाँ पे कोई नहीं आता, यूट्यूब फॉलोअर आते नहीं उस आपके। समय भी तो आपको ऐसे ही चैलेंजेस थे ना कि जिन हीरोइंस को आप लेना चाहते थे वो महाराजा के एवरेज कलेक्शन की वजह से आपके नहीं, साथ जो भी रीज़न था, महाराजा में तो खैर अच्छी कास्ट थी, वो रीज़न नहीं था। वो रीज़न ये नहीं था कि लोगों को सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा था, मेरा वजह नहीं थी। लोगों को ये लग रहा था ये क्या कहानी है, क्या सब्जेक्ट है। ये बात नहीं समझ आ रही थी कि पीरियड फिल्म है, ये है, वो है, कौन देखेगा। वो दौर ऐसा था, उस दौर में 90% फिल्में विदेश में बन रही थी, वो वही हिट हो रही थी। वो ग्लॉस था, वो ग्लैमर था, वो एंटरटेनमेंट था, वो कॉमेडी थी। बोले क्या है इसमें यार, ट्रेन पर लोग कट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पाकिस्तान जा रहा है बीवी को लेने, कौन है हिंदू मुसलमान, लोग नहीं समझ आता था। जमीन की पंजाबी भाषा। और जिस समय ये रिलीज हुई, एक तरफ भुवनेश्वर से आपको कॉल आता है कि बलवा हो रहा है और दूसरी तरफ आप उसी समय पेपर में देख रहे हो कि उसका रिव्यू हाँ बिल्कुल, गटर वर्ड यूज किया। गटर एक प्रेम कथा, गदर कटा हुआ था, गटर एक प्रेम कथा। तो ये सब चीज़ें होती रही हैं। अभी तुमने तो सब इंटरव्यू पढ़े हुए हैं मेरे, तुमको तो पूरा स्टडी से आए हो, तुम्हें सब मालूम है। तो वो उस समय आपको ये नहीं लगा कि एक तरफ मुझे कुछ नहीं लगा। कि देखो जब पब्लिक, मैं तो हंस पड़ा था। जब आप सत्य जानते हो तो आप झूठ पे हंसते हो, जब आप सत्य नहीं जानते हो तो झूठ आपको विचलित कर जाती है। ये जीवन का मंत्र है। जब आप जानते हो कि ये चीज़ अच्छी है। और आपको जब ये रिलीज़ हुई थी, क्योंकि उस समय आमिर खान की लगान भी थी, मुझे याद है, और बहुत ज़्यादा बज़ उसको लेकर था, क्रिकेट की फिल्म और इतनी बड़ी स्टार कास्ट और सब चीज़। और एक तरफ सनी सर की, क्योंकि पिछली फिल्में उतना अच्छा नहीं चल रही थी, आप पता ही है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स भी किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा और इतना जैसे जैसे नहीं, पहले दिन पिक्चर ने पहले दिन ही ब्लॉकबस्टर हो गई थी पिक्चर, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। भुवनेश्वर से मेरे को जो कॉल आया था, बोले 1000 आदमी थिएटर में, 3000 आदमी बाहर है इंटरवल के बाद। इंटरवल पे ही लोगों ने मैसेज दे दिया। इतना ऐसा कभी हुआ ही नहीं इंडस्ट्री में। 10 करोड़ के ऊपर का फुटफॉल था पिक्चर का। किसका होता है 10 करोड़ फुटफॉल। लोग 24-24 घंटे शो चल रहे थे, ट्रैक्टरों में बैठ के लोग आ रहे थे। 4-4, 5-5 हज़ार आदमी थिएटर के बाहर मेला लगा के बैठे रहते थे। झोपड़ियाँ लगा ली थी लोगों ने, टेंट लगा लिए थे, वहीं खाना खा रहे थे। रात को 3 बजे का शो होता था, 6 बजे का। मैं तो छोटे शहर से हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सीट्स लगी थी ना, उसके अलावा वो बेंचेस लगा के बैठ के बेंचेज लोग लगा देख दी रहे थी, थे। ज़मीन पे बैठते थे। अगर 1000 आदमी का थिएटर है तो 2000 आदमी बैठ रहे थे। गदर जैसा यूफोरिया, गदर 1 जैसा यूफोरिया हुआ है तो सिर्फ गदर 2 में ही हुआ है, और कभी नहीं हुआ। और वो इमोशन था, हमें स्कूल से लेकर गए थे, मुझे मालूम है कि वो बच्चों में भी इमोशन था, अलग ही फील था उस समय। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा यूफोरिया सिर्फ गदर 2 में हुआ। उसके बाद जो बवाल हुआ, जो पागलपन हुआ ही नहीं कभी। जब आप गदर 2 बना रहे थे तब भी आपको इंडस्ट्री ने बोला होगा कि ये हाँ, क्या बना किसी रहे को हो 20 इंटरेस्ट साल नहीं था। बाद। सबको, मेरे को सिर्फ 60 करोड़ का बजट था। 45 करोड़ का बजट अप्रूव हुआ था, बाद में 15 करोड़ बढ़ा। मैंने कैसे भी हाथ पार जोड़ जाड़ के, कैसे भी करके जी से इससे, पर जी वालों ने भी, शारिक पटेल थे, उन्होंने चलो मेरे को सपोर्ट किया। और गोयल साहब ने भी, पुनीत गोयल जी ने भी सपोर्ट किया। और उन्होंने बजट एक्सटेंड कर दिया। 60 करोड़ में पिक्चर बनी, जहाँ के 200-200 करोड़ में लोगों की पिक्चरें बन रही है। 60 करोड़ में हमने पिक्चर बनाई, जो कि 800 करोड़ का जिसने बिजनेस किया, वो भी 250 रुपये के प्राइस पे। हमने 200-250 के ऊपर प्राइस ही नहीं रखा। अगर हम वही 400-500 का प्राइस रखते तो गदर का बिजनेस 1500 करोड़ होता। 4-5 करोड़ का फुटफॉल था पिक्चर में। और इतना ऑर्गेनिक था, मैं आपको अनिल जी बता सकता हूँ कि मैं उसके 1 महीने बाद बनारस गया था एक मॉल में, और हाउसफुल सभी बैक टू, क्योंकि मेरा इवेंट था, हम गए थे किसी फिल्म फेस्टिवल के लिए, और बैक टू बैक जितने शोज थे वो हाउसफुल थे। ये आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ कि वो इसका इम्पैक्ट था। और 20 साल बाद कोई फिल्म आती है, उसका इतना नॉस्टैल्जिया और इतना क्रेज़, ये कमाल की बात है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स जो एक
सीमित बजट आपको उन्होंने दिया और जिस तरीके से आपने फिल्म बनाई, उसका एक इम्पैक्ट अलग ही था। जी बिल्कुल। मैं आपको ना उस बचपन में ले जाना चाहता हूँ जहाँ से शुरुआत हुई। थोड़ा-सा अपने बचपन के बारे में बताओ, क्योंकि आप ज़्यादातर ना आपके सफलता के बारे में लोग जानते हैं, आपके बचपन क्या था, हम मथुरा में रहते थे। मेरे ग्रैंडफ़ादर थे पंडित डालचंद जोशी जी, बड़े मशहूर थे और बड़ा ही मतलब पूरा मथुरा उनका बहुत सम्मान करता था। और मथुरा में जब हम छोटे थे तो भागवत कथाएँ घर में गाए रहती थी। पूरा माइथोलॉजी धार्मिक एटमॉस्फेयर था, मंदिर थे घर में ही, सब आते थे। हर मंगल और शनिचर कीर्तन होता था। हर हफ्ते में 2-3 दफ़े भंडारे होते थे। तो वो सबको खिलाना, ये करना, वो करना। डैम्पियर में हमारा एक मंदिर था, वो मंदिर अब भी है। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कभी गायत्री का अनुष्ठान, कभी इसके अनुष्ठान सब चलते रहते थे। तो कल्याण आता था, मैं बचपन में कल्याण पढ़ता था, तो मुझे 14-15 साल की उम्र में पूरी भागवत की कथाएँ याद हो गई थी। तो बाबा मेरे को बिठा देते थे। घर में बहुत सारे बैठक में लोग आते थे, बड़े-बड़े लोग आते थे। एक दफ़ा करपात्री जैसे भी आए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते थे। तो मेरे बाबा बोलते थे कि कथाएँ सुनाओ, नचिकेता की सुनाओ, बाल ध्रुव की सुनाओ, बालक ध्रुव की, कृष्ण की कथाएँ, ये सब सुनाओ। मैं कथाएँ सुनाता था और ऐसे मन से कथाएँ सुनाता था कि लोगों की आँखों में आँसू आ जाते थे। तो शायद वहीं से ही मेरे बाबा ने ही वो मेरे अंदर वो बीज डाल दिया कथा कहने का, और वही बड़ा बन के सिनेमा का डायरेक्टर बना दिया उसी ने मुझे। वो मेरी एक परवरिश का हिस्सा रहा। तो इसीलिए मेरी कथाओं में जब मैंने श्रद्धांजलि भी बनाई तो मैंने सावित्री सत्यवान की कथा से हुआ। तो तो गदर बनाई तो रामायण से के नोट से लिया। तो ये जो मेरा हमेशा ये रहा है कि कहीं ना कहीं से माइथोलॉजी की जो कथाएं हैं, हमारे ऐतिहासिक जो कथाएं हैं, वो कथाएं हज़ारों सालों से आज तक चल रही हैं। उनमें कोई बात तो है, इमोशन तो है। उनको आप बेस लेके जब आप करते हो तो वो एकदम सीधी सटीक लोगों के दिल में उतरती हैं और लोगों के मन में अंदर होती हैं वो ऑलरेडी। आपको पता भी नहीं लगता। गदर एक प्रेम कथा, आपको पता भी नहीं लगता कि वो रामायण है, लेकिन है वो। अगर अर्जुन अभिमन्यु का किस्सा आपको नहीं है गदर 2, अर्जुन अभिमन्यु नहीं है, लेकिन है अर्जुन अभिमन्यु। इतना ही रखा कि अर्जुन अभिमन्यु जब फंस रहा था उस क्षण में अर्जुन आ जाता तो क्या होता, वो गदर 2 में होता है जब वो बोलता है बेटा बाप से मिलना चाहेगा। आपने पाकिस्तान में लंका बनाई है। नहीं, जब अगर अभिमन्यु के लड़ाई लड़ते लड़ते अगर अर्जुन आ जाता तो क्या होता। अब इमेजिन करिए, रोंगटे खड़े हो जाते ना, सबका नाश कर देता, गदर 2 में संहार वही कर है। देता। गदर 2 का वही मूवमेंट है, बस वही मूवमेंट से मैंने कहानी बनाई। ऐसा मतलब पूजा पाठ वाला इतना ज़बरदस्त माहौल और आप खुद इतने कंठस्थ हर चीज़ों के, उस समय कहाँ से ये फ़िल्मों वाला जो कीड़ा है नहीं, वो हमारे यहाँ पापा के पास बहुत फिल्म वाले लोग आते थे। गीता दत्त जी आया करती थी, बहुत सारे लोग आया करते थे मथुरा में। और बड़े एस्ट्रोलॉजर थे बाबा, हमारे घर में ही रहते थे। ऊपर कमरे थे जिन कमरों में वो रहते थे, वो सब कुछ होता था। तो वो सब जो होता था तो उनके सामने इतनी भीड़ लग जाती थी, इतनी भीड़ लग जाती थी कि समझ नहीं आता था ये कौन लोग हैं। तो हम बचपन में मैं देखता रहता था ये कौन लोग हैं। तो मन में होता था कुछ ऐसा ही होना है जिसके पीछे, क्योंकि कलेक्टर आ जाता था, एसपी आ जाते थे, बड़े बड़े लोग आ जाते थे, तो सैकड़ों लोग आ जाते थे घर में। हमारे स्कूल में हमको बच्चे बोलते थे, अरे यार गीता जी दत्त जी का कोई प्रोग्राम हो रहा है, मेरे माँ बाप वहाँ जाना चाहते हैं, तो अपने पिताजी को बोल के उनको वहाँ पे टिकट कराएं। तो बड़ा अच्छा लगता था। ये पावर बचपन में बड़ी अच्छी लगती थी, किसी भी बच्चे को लगेगी। तो बस ऐसा लगता था इसी लाइन में जाना है। हम जानते नहीं थे ये लाइन क्या है। हमने कभी देखी भी नहीं थी, कोई सिनेमा भी नहीं देखा था हमने। और बहुत कम उम्र में आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। हाँ, मैं बन गया था, बॉम्बे आया, पढ़ रहा था मैं और बीएससी में था, तभी मैं चोपड़ा साहब के साथ लग गया था। 18 साल की उम्र में। हाँ, 17-18 साल का 17 साल और 21 साल में खुद की फिल्म बना था। ली। 21-22 में खुद की फिल्म बना ली। श्रद्धांजलि, राखी जैसे इतने बड़े उस समय उनका बढ़िया बड़ी एक सुपरस्टार थी साहब। पीक में थी। और आप जिस अंदाज में आप कहानी सुनाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि अगर एक्टर इन्वॉल्व हो गया है उसमें। हाँ, इन्वॉल्व होगा तो अपने करैक्टर की बात करेगा, अपने कपड़ों की बात करेगा, सीन में डिस्कशन करेगा। नहीं तो एक्टर कुछ नहीं बोलेगा। एक्टर बोलेगा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। तो फिर मिलते हैं हम लोग, बस। और शुरुआती दिनों में जिस तरीके से बिना गॉडफादर के ये इंडस्ट्री बहुत टफ है, और मथुरा जैसे हमारा एकदम गॉडफादर तो वो है ना,
जिसका वो गॉडफादर हो उसको क्या चिंता है। क्या चैलेंजेस आए थे आपको? चैलेंजेस तो आते हैं, देखो चैलेंजेस के बिना तो संसार है ही नहीं। आदमी जिस दिन पैदा होता है ना वहाँ से चैलेंज चालू हो जाते हैं। ये मैंने जब बायोलॉजी पढ़ रहा था वहाँ मुझे ये बात समझ आ गई थी कि बिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक स्पर्म बनता है। लड़ाई तो वहाँ से शुरू हो गई। आप जो स्पर्म ने आपका जन्म, जिस स्पर्म ने मिस्टर अनिल शर्मा क्रिएट किया, वो स्पर्म भी बिलियन ऑफ स्पर्म्स में से बाहर आया था। तो लड़ाई तो उस दिन से शुरू हो गई, तो संघर्ष तो उस दिन से है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि माताजी ने ज्वेलरी तक बेची आपके फिल्म हाँ, बनने वो तो हर घर में माएँ करती हैं, और मेरी माँ तो बहुत हर एक की माँ अपनी प्यारी होती है। मैं कहूँ मेरी माँ बहुत प्यारी, बहुत ही, मेरी माँ तो बहुत प्यारी है ही। और यही अफसोस है कि गदर जब हिट हुई, गदर 2, तो माता पिता दोनों नहीं थे, होते तो शायद मुझे बड़ा आनंद आता। वो पैसे जो मेरे पास गदर 2 के बाद आए थे, अगर मैं उनके हाथों में रखता तो शायद उससे बड़ा सुख मुझे कोई नहीं मिलता। रह जाती है चीज़ें, कई बार हर चीज़ जीवन की पूरी नहीं होती। अनिल सर, आपने एक से बढ़कर एक फिल्म बनाई है और संबंध जो आपके बने हैं, रिलेशन, इस इंडस्ट्री में ना जो रिलेशन है बहुत सरफेशियल होते हैं, सतही, लेकिन आपके बहुत मजबूत रहे हैं। वो दिखता है देओल फैमिली के साथ हो, धर्म पाजी के साथ आपका बहुत रहा है, उनके मैं बेटों जिससे के जिस साथ। जहाँ भी जहाँ से चला हूँ, मैं कभी मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, पैसे का अभाव भी देखा, पैसे का बहुत ज़्यादा भी देखा, अपमान भी देखा तो मान भी देखा। लेकिन ईश्वर इतना दयावान है मेरे पे कि मैंने मेरा दुख का समय भी 5 स्टार होटलों में देखा, तो मर्सिडीज़ गाड़ियों में देखा, तो बिज़नेस क्लास में देखा। और वो सिर्फ इसलिए कि मेरे रिश्ते लोगों से बहुत अच्छे रहे। रिश्ते जब आपके अच्छे होते हैं तो सब अच्छा होता है। और रिश्ते कब अच्छे होते हैं? जब आप रिश्तों में ईमानदारी बरतो, अपना दुख अपना सुख कह दो लोगों को कि भाई देखो, रिश्ते किस बात पे ख़राब होते हैं? पैसे पे, और तो कोई रीज़न होता नहीं है। इस दुनिया में धन के बिना कोई और रीज़न नहीं है। लड़कियां तो रीज़न होती, लड़कियां भी रीज़न होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रीज़न होता है धन। अब आपके पास धन की तकलीफ़ है, मैंने आपसे पैसे लिए हैं, मुझे आपको देने हैं, और मैं आपको अवॉइड करता हूँ तो रिश्ते ख़राब होंगे। मैं खुद आपके, मेरे पापा कहते थे आपको किसी से पैसे लेने हैं और कोई किसी को आपको पैसे देने और आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप उसके खुद घर चले जाओ, भैया मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं तकलीफ़ में हूँ। वो जो उसने जब आपको पैसे दिए थे तो आपसे मित्रता के वश ही दिए थे ना पैसे, दुश्मनी के वश तो नहीं दिए थे। इंडस्ट्री जो है ना, सक्सेस और फेलियर के हिसाब से आपको उस तराजू में तौलती है। ऐसी कोई चीज़ जो दिल को कचोटती है रिजेक्शन वाइज, और सबसे अच्छी चीज़ जो सक्सेस वाइज आपको लगती है कि ये पाया है, वो क्या चीज़? मुझे तो अभी तक ऐसा लगता है कि जीवन में पाया बहुत कुछ, दिया दिया ईश्वर ने दिया बहुत कुछ, लेकिन जो कुछ मैं करना चाहता हूँ अभी तक हो नहीं पाया। मुझे भागवत बनानी है, नहीं हो पाया। मुझे लव स्टोरी बनानी है, नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। और मुझे ऐसा लगता है मेरा तो कैरियर अभी शुरू ही हुआ है, तो ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, ऐसा कुछ किया नहीं। लोग मुगले आज़म बना गए, मदर इंडिया बना गए, यार क्या क्या बना गए, हमने कख बनाया, कुछ नहीं बनाया। जितना भी थोड़ा बहुत बना सके बनाया हमने, कर रहे हैं, लगे हुए हैं, आगे आज बढ़िया करेंगे। जब ये गदर से लेके गदर 2 के बीच में कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? बहुत क्या देखे, सब कुछ देखा। लेकिन देखो क्या होता है कि एक कहावत सुनी थी मैंने, कहीं कहीं मैंने पढ़ा था कि ईश्वर उन्हीं को ही प्रॉब्लम्स देता है जिनको वो सोचता है ये उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ये उसको सह सकते हैं। आपको समस्याएं आपको तभी देता है जब उसको लगता है आप उन्हें सह सकते। सोना कुट कुट के ही ज्वेलरी बनता है, ऐसा नहीं बन सकता। कुंदन तभी बनेगा वो। तो जब भी कोई समस्या आती है मैं तो और एक्साइटेड हो जाता हूँ, चलो कुछ और करने को मिला। और मुझे ये मालूम है दिस टू विल पास, ये गुजर जाता है, हर चीज़ गुजर जाती है, कोई रुकता नहीं। अब ना सुबह रुकी, ना शाम रुकी, ना रात रखा, ना दिन रुका। नागा लिगेसी पे भी आप फिल्म बनाने वाले हो? अभी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बताएंगे, इस संबंध में बात करेंगे। एक एक्शन पिक्चर बनानी है मुझे, अभी उस पर काम चल रहा है। हमारे जैसे चाहने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि उत्कर्ष और आपका एक्शन वाला कुछ नया, कुछ शानदार लेकर आए हैं आप। क्या कहना चाहोगे उनको? कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। उत्कर्ष अभी काफ़ी मेहनत कर रहा है, वो काफ़ी अपनी बॉडी पे काम कर रहा है, काफ़ी एक्शन की ट्रेनिंग ले रहा है, काफ़ी कलारी सीख रहा है, बहुत कुछ कर रहा है अपना पूरा। घर में एक अजब एक माहौल बन गया आजकल। वो आपके ऊपर भी दिख रहा है। पिछली बार से आपकी मीटिंग में आपकी हाँ, 10 8-10 किलो किलो वजन, का
हाँ, कम हुआ क्योंकि घर में एक माहौल बन गया है, उत्कर्ष क्या अपनी बॉडी में है, उसमें सब में लगा हुआ है और वो एकदम नेचुरल करना चाहता है सब कुछ। डाइट कंट्रोल तो घर में सब लोगों की हो गई है, डाइट प्रॉपर डाइट सबकी हो गई है, सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेरी भी एक्सरसाइज चालू हो गई है, उत्कर्ष की वजह मुझसे खुद कराता है वो। और ये करते, 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 करते ये सब हो गया है, तो घर में बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर हो गया है और हम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि शरीर सही हो जाए सबके। और उत्कर्ष इसलिए कर रहा है ताकि उसको अगली फ़िल्म एक्शन फ़िल्म की तैयारी करनी है और एक्शन में एक्शन एक्चुअली देखो मैं तो बिलीव करता हूँ एक्शन आँखों से होता है। बच्चन साहब की कौन-सी बॉडी थी जंजीर में? आँखों में थे ना। तो उत्कर्ष की भी आँखों में एक्शन है, उसके अंदर एक नेचुरल एंगर है। तो आज जैसा आपने कहा कि उसके साथ एक्शन पिक्चर होनी चाहिए, बिल्कुल वो होगी और उसकी तैयारियाँ भी चल रही हैं और वो एक्शन के लिए बहुत ही अंदर उसके अंदर इंटेंसनेस है और एक्शन में सबसे ज़्यादा इंटेंसनेस चाहिए। वो ईमानदारी भी दिखती है, मेहनत दिखती है उसके अंदर। बहुत ही कमाल बच्चा है। मुझे एक चीज़ बताइए, गदर 3 के लिए भी काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं बेकरारी के साथ, तो उनको क्या कहना चाहते हो आप? बस गदर 3 की भी स्क्रिप्ट पे काम काफ़ी हो चुका है और हो करेंगे। गदर 2 और गदर 3 के बीच में थोड़ा गैप तो होना चाहिए। 1 आध साल का और गैप होगा उसके बाद आएगी। सबसे बड़ा फेलियर और सबसे बड़ा सक्सेस आपके लिए? देखिए मेरे लिए सबसे बड़ा फेलियर है जब आप कथा को ईमानदारी से नहीं बनाएँ। हिट फ्लॉप फेलियर नहीं है। सबसे बड़ा फेलियर है कथा को आप ईमानदारी से ना बनाएँ और कथा को आप ईमानदारी से बनाएँ तो सबसे बड़ा सक्सेस है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख यही है और या सबसे बड़ी सक्सेस यही है कि मैंने हर कथा बहुत ईमानदारी से बनाई उस लम्हे में जो मुझे ईमानदारी दिख रही थी। बाद में पिक्चर बनने के बाद, रिलीज़ होने के बाद मुझे लगा कि मैं कहीं भटक गया था, वो अलग बात है। लेकिन जिस लम्हे में मैं बना रहा था, वो लम्हे में मैं पूरी ईमानदारी से बनाई, इसलिए आई फ़ील वेरी सैटिस्फाइड मेरी हर फ़िल्म से। चाहे वो हिट थी या चाहे वो फ्लॉप थी, 90% तो ईश्वर ने मुझे हिट फ़िल्में दी हैं। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ और कथाएँ मैं नहीं क्रिएट करता। कथा एक लम्हे में क्रिएट हो जाती है, कोई ईश्वर आपको बीज देता है जो आपके अंदर उपज जाता है। मैं कथा नहीं क्रिएट कर सकता, कोई संसार का व्यक्ति कथा नहीं। ये एक आमद है, आती है तो आ जाती है, ऊपर वाला देता है। और मेरी ज़िंदगी की एक ही सबसे बढ़िया बात है या मेरी ज़िंदगी की एक ही सबसे बड़ी समस्या है, मैं अपने साथ बहुत ट्रुथफुल हूँ। उससे चाहे मुझे नुकसान हो या फ़ायदा, नुकसान तो होता नहीं, सच्चाई से कोई नुकसान नहीं होता। क्षणिक आपको तकलीफ़ हो सकती है कि आपने सच बोल दिया, पर मैं हूँ ऐसा यार। मैं बहुत सच के साथ चलता हूँ अपने जीवन में और वही मेरी कथाओं में दिखता है, इसलिए मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे पे कोई प्रेशर ही नहीं होता लाइफ़ का। प्रेशर तब होता है जब आपको एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तब प्रेशर होता है। मैं बहुत आनंदित हूँ अपनी लाइफ़ में, बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है, बहुत सब कुछ है, बच्चे बहुत अच्छे, बीवी बहुत अच्छी, परिवार बहुत अच्छा, भाई-बहन बहुत अच्छे, सब बहुत बढ़िया है। कोई रिग्रेट है? कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ़ में। रिग्रेट यही है कि गदर इतनी बड़ी हिट हुई 2, माता-पिता नहीं थे, उसका बड़ा दुःख है। दिलीप साहब के साथ काम नहीं कर सका, ये। वो ऐसे ही है बस, और क्या, ऐसे तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तो रहते ही हैं। लेकिन फिर भी एक मथुरा की होली वाली गली से निकल के यहाँ तक ईश्वर ने पहुँचा दिया, और क्या संसार खाओगे, क्या करोगे? वो 17-18 साल का जो लड़का अनिल वो अभी भी है, यही वो है। वो आज के अनिल शर्मा को क्या बोलना चाहते कुछ नहीं, अनिल शर्मा को बुलाता कुछ, वो कहता वो आज का 17-18 साल का लड़का आपके सामने ही बैठा हुआ है, वो वही है अभी।